जनवरी से होगा टीकाकरण। लखनऊ पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप को स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने किया रिसीव। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की और बड़ी खबर, मऊ में पूर्व प्रधान के भतीजे की हत्या हो गई है। भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी क्योंकि तनाव इतना बढ़ गया था। नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। प्रधान की हत्या केस में गवाह था भतीजा। चुनावी रंजिश में भतीजे की हत्या भी मानी जा रही है। देखिए, गवाह भी था और चुनावी रंजिश भी। तनाव को देखते हुए सुरक्षा बल तैनात की गई है। चिरैया कोट के आसलपुर गांव का ये मामला है। तो भीड़ इतनी नाराज कि उसने पुलिस पर भी पथराव किया, पुलिस के साथ भी हाथापाई और पुलिस की गाड़ी को आग तक लगा दी। तस्वीरें हम आपको न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव दिखा भी रहे हैं। गाड़ी की हालत देखिए और अंदाजा लगाइए भीड़ किस तरह से आक्रामक हो गई। तो ये दो तस्वीरें मऊ से खबर आ रही है। पूर्व प्रधान के भतीजे की हत्या हुई है। दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला ये कि वो एक हत्या के मामले में एक गवाह था। दूसरा ये क्योंकि प्रधानी का चुनाव और उसको लेके पहले से ही रंजिशें चली आ रही थी। तो एक ये चुनावी रंजिश भी बहुत बड़ा कारण बनी है। और नाराज जो लोग थे इस हत्या से, उन्होंने पुलिस के साथ बदमजाजी की, हाथापाई की, पुलिस की गाड़ी को फूंक दिया। उधर गौतम बुद्ध नगर में एनकाउंटर हुआ है। नोएडा फेज 3 में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। पर्थला चौक के पास 3 बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी है। एक बदमाश ने पुलिस को चकमा दे दिया है। लूटे हुए मोबाइल, स्कूटी, तमंचा बरामद हुए हैं और कई मामलों में पुलिस को इनकी तलाश थी। तो ये बड़ी खबर। चेकिंग कर रहे थे, ये स्कूटी उनको दिखाई दी। इन्होंने रोकने की कोशिश की गई। ये स्कूटी बड़ी गौड़ सिटी की तरफ, पर हमारी परमानेंट पिकेट थी, उसको देखते हुए पुस्ता की तरफ उतर गए। इनका पीछा किया गया और इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी। जो अभी फायरिंग अपने आप को बचाव करते हुए पुलिस ने इनके ऊपर फायरिंग करी, जिसमें से इनके 3 लोग थे स्कूटी के ऊपर। 2 लोगों को गोली लगी और एक लड़का यहाँ से फरार हो गया है। अभी खेतों में आसपास घुस गया है। उसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है। उसको उधर नोएडा में बोटैनिकल गार्डन के पास एक शख्स की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। बोटैनिकल गार्डन बस स्टॉप के टॉयलेट में राधे चौहान नाम के शख्स का शव मिला है। उसके गले में चाकू के निशान थे गले पर। पुलिस ने आरोपी की पत्नी को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि वो पत्नी से अलग रहने और माता पिता की मौत के बाद नशे का आदी हो गया था। यहाँ पर माफ कीजिए, मृतक जो है उसकी पत्नी को हिरासत में लिया गया है। 8 साल पहले उसने मुस्लिम महिला से शादी की थी और अब ये माना जा रहा है कि बहुत अच्छी शादी नहीं चल रही थी और वो तनाव में भी था। लेकिन अब वो उसकी हत्या हो गई है क्योंकि गले पे निशान मिले हैं। तो पुलिस इस पहलू पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो गला रेत कर हत्या की आशंका जताई जा रही है और मरने वाले युवक की जो मृतक है, अब उसकी पत्नी को हिरासत में लिया गया है। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, क्या शुरुआती जानकारी मिल रही है? देखिए जीनत, आपको बता दूं कि कल पुलिस को सूचना मिली थी। मुखबिर जो लोगों ने सूचना दी थी कि एक बोटेनिकल गार्डन है, उसका जो बस स्टॉप है उसके टॉयलेट में एक सब पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पहुंचती है तो एक व्यक्ति को देखती है जिसकी गर्दन में चाकू के निशान से वार हुए हैं और 27 वर्षीय युवक राधे चौहान के रूप में उसकी शिनाख्त होती है। पुलिस के मुताबिक ये अपनी माता पिता की मौत के बाद नशे का आदी हो गया था, जिसके चलते नशा कर रहा था। इसकी पत्नी है जो मुस्लिम है, इसकी 8 साल पहले शादी हुई थी। पुलिस ने इसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ कर रही है कि कोई इस तरह की चीजें सामने तो नहीं है कि जो पत्नी का हाथ हो इसमें। चूंकि 4 साल से इसकी पत्नी भी अलग रह रही थी, तो पत्नी और मृतक युवक के बीच में भी विवाद था। तो पुलिस अभी पूछताछ कर रही है उसकी पत्नी से। आगे की जानकारी पुलिस आज प्रेस पीसी के माध्यम से देगी, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्दी इस प्रकरण का खुलासा कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। पुलिस ये कह रही है कि वो जल्द ही इस मामले को सुलझा लेंगी। क्या पत्नी का हाथ है या फिर किसी और का?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। कल रात उन्होंने गोरखपुर मंदिर में मकर संक्रांति की तैयारियों का जायजा लिया और मेला क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। मंदिर में खिचड़ी पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं आज सीएम गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में भी शरीक होंगे। भजन संध्या और कवि सम्मेलन समेत आज कई कार्यक्रम हैं। आज मुख्यमंत्री रामगढ़ ताल के किनारे प्रदेश के सबसे ऊंचे तिरंगे को भी फहराएंगे, जिससे गोरखपुर के साथ पूर्वांचल का गौरव भी बढ़ेगा। अभी तक प्रदेश में सबसे ऊंचा तिरंगा गाजियाबाद के मुखर्जी पार्क में 211 फीट का लगा हुआ है, लेकिन गोरखपुर में फहराने वाला तिरंगा 246 फीट ऊंचा होगा। किसी नदी या ताल के किनारे लगाया गया ये देश का सबसे ऊंचा तिरंगा होगा। कहा जा रहा है कि तिरंगा कई किलोमीटर दूर से भी नजर आएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज एसपी के सभी विधायकों को लखनऊ तलब किया है। 12 विधान परिषद सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए अखिलेश यादव अपने विधायकों के साथ आज और कल मंथन करेंगे। 2022 के लिए रणनीति बनाएंगे। ये बैठक आज सुबह 10 बजे होनी है, जिसमें सभी एसपी विधायक शामिल होंगे। किसका नक्शा पास है? हमारे पुराने लोग जितने हैं उनका किसी का नक्शा पास नहीं है। आप जितने खड़े, हम खड़े, हमारे दादा परदादों ने बनाया, हम उस घर में रह रहे हैं। उधर बीजेपी के फायरब्रांड नेता और उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने अपने जन्मदिन के मौके पर किसान आंदोलन पर बड़ा बयान दे दिया। साक्षी महाराज ने कहा है कि असली किसान खेत में काम कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान और पंजाब में कांग्रेस की सरकारें हैं। इसी वजह से उनके बॉर्डर पर प्रायोजित प्रदर्शन हो रहा है। उन्होंने कहा है कि ये बिल का विरोध नहीं, बल्कि एनआरसी, सीए, 370 और अयोध्या में श्री राम का मंदिर बन रहा है, उसका दर्द है जो छलक रहा है। सारे देश में आंदोलन केवल 2-3 जगह ही क्यों हो रहा है? पंजाब से लोग आ रहे हैं सिंधु बॉर्डर पर, हरियाणा के बॉर्डर पर आ रहे हैं, राजस्थान से, क्योंकि दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है। तो ये किसान बिल का विरोध नहीं है, निशाना कहीं है, इरादे कुछ और हैं। ये सीए का दर्द है, एनआरसी का दर्द है, 370 का दर्द है, और जो अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है उसका दर्द है। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, वरना किसान तो खेतों में काम कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी पर अभद्र टिप्पणी मामले में सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। रायबरेली से कांग्रेस के बागी विधायक राकेश सिंह ने आप विधायक सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकने वाले हिंदू युवा वाहिनी के नेता जितेंद्र सिंह को सम्मानित किया। हरचंदपुर सीट से कांग्रेस के विधायक राकेश सिंह ने जितेंद्र को 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के देवतुल्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर सोमनाथ भारती ने अभद्र टिप्पणी की थी, उसका जवाब जितेंद्र सिंह ने उन पर स्याही फेंक कर दिया। मैं कांग्रेस के विधायक हूं, लेकिन एक ऐसे विशुद्ध संत और ईमानदार कर्मठ मुख्यमंत्री के ऊपर उन्होंने जो टिप्पणी की थी, इसलिए हमको मुझे भी गुस्सा आया कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि करें सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखें महतारी। पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं कि पूरे प्रदेश की जनता की ऐसी रखवाली करते हैं, वो ऐसी व्यवस्था करते हैं जैसे माँ अपने बेटे करती है। ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर उसने टिप्पणी किया और इसने उसका जवाब दिया, इसलिए मुझे सम्मानित करना पड़ा इसको। हिंदू युवा वाहिनी के नेता जितेंद्र सिंह ने बताया कि आखिर उन्होंने क्यों सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकी थी। मजबूरी थी, क्योंकि उन्होंने सोमनाथ भारती जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने जो है बहुत अपशब्द और बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी के लिए उन्होंने किया है, जिस पर हम लोग आक्रोशित थे। तो 2 तस्वीरें, जब हिंदू युवा वाहिनी के नेता ने सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकी थी, वहीं दूसरी तस्वीर रायबरेली से कांग्रेस के विधायक राकेश सिंह स्याही फेंकने वाले को सम्मानित कर रहे हैं। तो 2 तस्वीरें देखिए आप।
फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी मामले में रामपुर से एसपी सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 50-50 हजार के 2 जमानती और इतनी ही धनराशि के निजी मुचलके पर रिहाई के आदेश दिए गए हैं। जिस कार्यक्रम में ये टिप्पणी की गई थी उसमें मुरादाबाद से एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन भी थे। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम इस समय सीतापुर की जेल में बंद है। तो ये एक राहत वाली बात आप कह सकते हैं। अभद्र टिप्पणी आपने देखा था चुनाव से पहले किस तरह से आजम खान जयाप्रदा को लेकर किया करते थे, और वही उसी से जुड़ा एक मामला था ये, जिस पर 50-50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। तो आजम खान लंबे समय से जेल में बंद हैं और कई मामले हैं उन पे, चाहे जौहर यूनिवर्सिटी का जिक्र करें या अधिकारियों को डराने धमकाने का, और ये एक अभद्र टिप्पणी का मामला जिसमें उनके लिए थोड़ी राहत की बात नहीं। 50-50 हजार के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत मिली है। राष्ट्रीय युवा संसद समारोह में वंशवाद और भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री ने जिस तरह हल्ला बोला, उसे बंगाल चुनावों से ठीक पहले विपक्ष को चुनौती से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा संसद समारोह में युवाओं को बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लेने की अपील की। प्रधानमंत्री ने निडर, बेबाक, साहसी और आकांक्षी युवाओं को भविष्य की नींव बताया। वंशवाद पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। वंशवाद और भ्रष्टाचार पर पीएम का प्रहार। विवेकानंद जयंती पर पीएम का युवाओं को संदेश। वंशवाद पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। वंशवाद और भ्रष्टाचार पर पीएम का प्रहार। विवेकानंद जयंती पर पीएम का युवाओं को संदेश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय युवा संसद में हिस्सा लेने वालों के सामने प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो उन्होंने देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक राजदूत स्वामी विवेकानंद की जिंदगी के उन तारों को छेड़ा जिससे युवाओं को प्रेरणा मिले, और बात निकली तो जिक्र राजनीति का भी छिड़ा। प्रधानमंत्री ने लंबे समय से आज तक चली आ रही राजनीति की कमियों को बेलाग लपेट गिनाया और उसे देश की सियासत से दूर करने की अपील की। लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा दुश्मन पनप रहा है और वो है राजनीतिक वंशवाद। राजनीतिक वंशवाद देश के सामने ऐसी ही चुनौती है जिसे जड़ से उखाड़ना है। ये बात सही है कि अब केवल सरनेम के सहारे चुनाव जीतने वालों के दिन लदने लगे हैं, लेकिन राजनीति में वंशवाद का ये रोग अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी ऐसे लोग हैं जिनका विचार, जिनका आचार, जिनका लक्ष्य सब कुछ अपने परिवार की राजनीति और राजनीति में अपने परिवार को बचाने का ही है। क्योंकि देश के सबसे बड़े सियासी नेता ने वंशवाद की दुखती रग को दबाया, तो इसे देश में वंशवाद की राजनीति करने वालों पर चोट की तरह देखा गया। लेकिन प्रधानमंत्री ने तर्क के जरिए युवाओं को वंशवाद के खतरे से आगाह किया और वंशवाद की तुलना तानाशाही के रूप में की। ये राजनीतिक वंशवाद लोकतंत्र में एक नए रूप के तानाशाही के साथ ही देश पर अक्षमता का बोझ भी बढ़ा देता है। राजनीतिक वंशवाद नेशन फर्स्ट के बजाय सिर्फ मैं और मेरा परिवार, इसी भावना को मजबूत करता है। ये भारत में राजनीतिक और सामाजिक करप्शन का भी एक बहुत बड़ा कारण है। वंशवाद की जगह से
आगे बढ़े लोगों को लगता है कि अगर उनकी पहले की पीढ़ियों के करप्शन का हिसाब नहीं हुआ तो उनका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्वामी विवेकानंद को प्रधानमंत्री कई बार अपना प्रेरणा स्रोत बता चुके हैं। आज इसे दोहराने का मौका भी था। चूंकि स्वामी विवेकानंद का रिश्ता बंगाल से जुड़ा है, इसलिए प्रधानमंत्री के हर वाक्य में बंगाल चुनाव की आहट और सियासत को भी सुनने की कोशिश हुई। प्रधानमंत्री ने जब राजनीति में बदलाव और कई जगहों पर जारी भ्रष्टाचार का जिक्र किया तो उसे बंगाल की ममता सरकार पर लगने वाले आरोप और दूसरे सियासी दलों पर लगी कालीक से भी जोड़कर देखा जाने लगा। ऑनेस्टी और परफॉर्मेंस आज की राजनीति की पहली अनिवार्य शर्त होती जा रही है और देश में जो जागरूकता आई है ना, उसने ये दबाव पैदा किया है। भ्रष्टाचार जिनकी लीगेसी थी, उनका भ्रष्टाचार ही आज उन पर बोझ बन गया है और ये देश के सामान्य नागरिक की जागरूकता की ताकत है। वो लाख कोशिशों के बाद भी इससे उभर नहीं पा रहे हैं। देश अब ईमानदारों को प्यार दे रहा है, ईमानदारों को आशीर्वाद दे रहा है। प्रधानमंत्री ने हर चुनाव के समय सियासी दलों के नेताओं के बीच लगने वाली दल बदल की होड़ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जीत की संभावनाओं की वजह से कई उम्मीदवार दागी दलों का साथ छोड़ देते हैं। पीएम मोदी के इस बयान को भी बंगाल चुनाव से पहले बड़ी संख्या में बीजेपी आने वाले नेताओं से जोड़कर देखा जा रहा है। अब जनप्रतिनिधि भी ये समझने लगे हैं कि अगले चुनाव में जाना है तो सीवी स्ट्रांग होनी चाहिए, कामों का हिसाब पुख्ता होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद से देश के दूसरे हिस्से की तरह बंगाल भी वैसा ही जुड़ाव महसूस करता है। बंगाल के लोगों के लिए दिलों में स्वामी विवेकानंद जिस तरह राज करते हैं, उसे देखते हुए सभी सियासी दलों की कोशिश उनसे खुद को जोड़कर दिखाने की होती है। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी आज सुबह कोलकाता के शिमला स्ट्रीट स्थित स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। बीजेपी नेता और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी स्वामी विवेकानंद के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बीजेपी नेताओं के बीच श्रद्धांजलि की इस होड़ को विवेकानंद पर राजनीति से जोड़ा जाने लगा तो सफाई भी सामने आ गई। हमारे प्रधानमंत्री अपना जीवन आदर्श स्वामी जी को ही मानते हैं और उनके जीवन का शुरुआत, राजनीतिक शुरुआत, सार्वजनिक जीवन का शुरुआत स्वामी जी के आदर्श को लेकर ही शुरू हुआ था। इसलिए हम नहीं मानते हैं जिनको करना है करें, हम तो मानते हैं कि विश्व का है और उनसे हमको अभी प्रेरणा स्रोत है और उस प्रेरणा स्रोत से प्रेरणा लेकर हम कहते हैं कि सोनार बांग्ला हम लोग तैयार करेंगे। देश स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाता है और इस मौके पर बीजेपी ने कोलकाता में एक रैली निकाली। खास बात यह है कि रैली में शामिल लोगों के हाथों में बीजेपी के झंडे की जगह भगवा झंडे और तिरंगा दिखे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं आप कहीं मत जाइएगा।